हेलो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम आपकी क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जो है अपवाह। अपवाह यानी कि भारत में अपवाह का मतलब हो गया कि नदियों का जो ड्रेनेज सिस्टम है या नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जो भारत में नदियों का तंत्र बना हुआ है, नदियां हैं, उनके बारे में कि कौन सी नदी कैसे कहाँ से निकलती है, ठीक है ना, और किस तरह से वो अपना जैसे नदी निकल रही है, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं, कैसे वो फिर जाकर समुद्र में मिल जाती है या महासागर में या जहाँ भी डेल्टा बनाती है जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इंडिया के इंडिया के बारे में, नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। हमारे चैप्टर का नाम है अपवाह, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अपवाह शब्द एक ऐसे क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अब अपवाह जो बताया गया है, अपवाह क्या है, वो एक नदी तंत्र के बारे में बताता है। अपवाह उसका प्रवाह किस तरफ है, नदी का कैसे, नदी ओरिजिन मतलब कि उत्पन्न हो रही है, एक पॉइंट से नदी शुरू हो रही है, फिर वो कैसे किस एरिया से जा रही है, कौन उसमें सहायक नदियाँ मिल रही हैं, ठीक है ना, और कहाँ से किस स्टेट से निकलते हुए और कैसे वो महासागर में या जहाँ भी उसका एंड होता है नदी का, वो डेल्टा बना रही है और उसमें महासागर में, समुद्र में जो भी मिल रही है। तो उस सब पूरे प्रोसेस को, उस नदी तंत्र के बारे में जो बताया गया, उस सबको ही अपवाह तंत्र कहा गया है, ठीक है ना, अपवाह कहा गया है। तो चलिए भैया हम अपवाह को शुरू करते हैं। तो अपवाह शब्द एक ऐसे क्षेत्र की नदी की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, यानी कि इसके बारे में बताया गया कि मानचित्र में देखेंगे, जो आगे हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें सभी नदियों की दिशाओं के बारे में सब बताया गया है। तो विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक बड़ी नदी का निर्माण करती है। बड़ी नदी कैसे बनती है, उसमें छोटी छोटी सहायक नदियाँ आके मिलती है। ये सब हम आगे डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जो इसमें लिखा मैं आपको बता रही हूँ, आगे हम इन सब चीज़ों को मैप के जरिए अच्छे से समझेंगे। अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय, अब नदी निकलेगी कहाँ से भाई, किसी बड़े जलाशय, झील से या समुद्र या महासागर में होता है, ठीक है ना, वो उसमें मिल जाती है। मिलना, निकास का मतलब वहाँ मिल जाएगी। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है ना, उसे ही अपवाह द्रोणी कहते हैं। अपवाह मतलब प्रवाह, बहना, ठीक है ना। तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, नदी तंत्र के द्वारा जो एरिया, भाई किसी एक एरिया से नदी जा रही है तो उस नदी में जितनी सहायक नदियाँ आ रही हैं, तो ये जो नदी तंत्र बना है, तो ये जिस एरिया में बन गया है ना, इस एरिया के अंदर बन गया है ये नदी तंत्र, तो वो ही बताया गया है कि जिस एक नदी द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे ही अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अगर ये गंगा नदी है, समझ, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रही हूँ, अगर ये गंगा नदी है तो ये गंगा नदी का अपवाह तंत्र या अपवाह द्रोणी कहलाएगी, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे कि ये सिर्फ आपको मोटे मोटे जो पॉइंट्स है ना, की पॉइंट्स, उनके बारे में बताया गया। आगे नदी तंत्र क्या है, गंगा नदी, सिंधु नदी या ब्रह्मपुत्र नदी है, जो है उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालय की नदियाँ, उनको डिटेल में आगे दिया गया। यहाँ सिर्फ जैसे सभी नदियों के अंदर आता है कि नदियाँ जल विभाजक बनाएंगी या नदियाँ क्या कर, जैसे नदी कैसे बन रही है, वो सब चीज़ें यहाँ दिखाई गई है। जैसे आपके मैप्स के अंदर देख लीजिए, पहले तो मैं 1 मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ। पहले तो आप यहाँ समझिए कि ये जो है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके सिर्फ हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे फिलहाल। तो ये जो है, ये एक धारा ए और धारा बे जो दिखाई गई, तो ये एक नदी है, ठीक है ना, ये एक नदी जा रही है। अब ये नदी है तो ये नदी में छोटी छोटी सहायक नदियाँ मिल रही हैं आके, ये ध्यान रखिएगा। ये जो छोटी छोटी धाराएं मिल रही हैं, ये सब मिलकर एक बड़ी नदी बना दी इन्होंने, ठीक है ना। जैसे यहाँ भी धारा बे में भी दिखाया गया है कि छोटी छोटी धाराएं आके जल की, और भाई थोड़ी थोड़ी अपना पानी लेके आ रही है और वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, वो सारा पानी एक बड़ी धारा बन रही है, तो ये एक बड़ी नदी बन जाएगी। तो मेन तो बस आपको समझाने के लिए बताया यहाँ कि नदी कैसे बनती है, छोटी छोटी धाराएं एक बड़ी धारा का निर्माण करती है, एक बड़ी नदी का निर्माण करती है। अब आ जाता है जल विभाजक। मैं इसको एक बार डिलीट कर दूँ, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो बीच में इन्होंने दिखाया ना, ये जल विभाजक, जल विभाजक का मतलब ये एक ऊंचा उठा हुआ एरिया है। अगर ये जल विभाजक बीच में ना होता तो ये जिस तरफ भी थोड़ा सा भी झुकाव होता, मान लीजिए इधर पानी का झुकाव है और ये जल विभाजक बीच में है नहीं, तो ये सारी नदियाँ इसमें चली जाती, यहाँ है ना, ऐसे इसमें चली जाती। पर अगर बीच का ये पार्ट एलिवेटेड है, यानी उठा हुआ पार्ट है ये बीच में,
तो इससे क्या होगा कि यहाँ कोई यहाँ से मतलब कि नदी का ओरिजिन हो रहा है, वो नदी पे उत्पन्न हो रही है, यहाँ ग्लेशियर है या कुछ भी है, जिस रीजन से भी नदी उत्पन्न हो रही है, ग्लेशियर से ही होती है नदियाँ उत्पन्न, या फिर बारिश का पानी होता है। तो अब यहाँ इस पॉइंट से नदियाँ उत्पन्न हो रही है, पर ये जो बीच में एक जल विभाजक आ गया, तो इससे क्या होगा, यहाँ से उत्पन्न होकर नदी इधर निकल गई और यहाँ से नदी का जन्म हुआ, तो ये पानी इधर से ऐसे चला गया। जल विभाजक मतलब ये बीच का एरिया उठा हुआ है, यहाँ पहाड़ है, पर्वत है, या कोई भी रीजन है, कोई पठार है या कुछ भी है, जिस भी रीजन से मतलब कि एक उठा हुआ एरिया है, तो ये क्या करेगा, उस पानी को दो हिस्सों में बांट दिया, इसको इधर निकाल दिया, इसको इधर निकाल दिया। ओरिजिन पॉइंट एक है, एक ही जगह से पैदा हो रही है नदियाँ, पर इस उठाव ने इस जल विभाजक, इसलिए इसे जल विभाजक कहा गया, इस उठे हुए एरिया ने उन दोनों धाराओं को अलग अलग कर दिया, ये धारा इधर से, ये धारा इधर से, तो इसलिए इनको जल विभाजक कहा गया है। ठीक है ना। चलिए भाई, अब जल विभाजक आपको समझ आ गया होगा, तो यहाँ देख लेते हैं। उन्होंने वही बताया जल विभाजक के बारे में, एक ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी आप इन पॉइंट्स को समझिएगा, दो पड़ोसी, जैसे हमने ये देखा था पीछे कि दो धाराएं थी, अपवाह द्रोणियों में एक दूसरे से अलग करती हैं, इस तरह की, इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। अपवाह द्रोणी के अंदर आप इन्हें समझिएगा, जैसे कि ये आई, एक ये पड़ोसी अपवाह द्रोणी है, एक ये अपवाह द्रोणी, ये हो जाएगी जो पानी को लेके जा रही है, अपवाह द्रोणी इनको बताया गया है। तो इस जल विभाजक ने इस उठे हुए एरिया ने इनको अलग कर दिया। तो अपवाह द्रोणी आपको समझ में आ गया, ये है, जैसे गंगा हो तो गंगा नदी का अपवाह द्रोणी, ये सिंधु है तो सिंधु नदी की अपवाह द्रोणी, या ब्रह्मपुत्र है तो ब्रह्मपुत्र नदी की अपवाह द्रोणी, ऐसे इनको बोला जाएगा। ठीक है, चलिए अब जल विभाजक आपको समझ आ गया होगा। अभी देखिए, अपवाह द्रोणी यानी कि किसी नदी का पूरा तंत्र, तो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेज़न नदी की है। अब आपको पता है अमेज़न नदी की जो अपवाह द्रोणी है वो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी। भारत में किस नदी का, ये आपको याद करना, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। ठीक है ना। चलिए भाई हम आगे चलते हैं, भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया। भौगोलिक आकृति, अब आप भारत के बारे में, जैसे हमने भारत की भौगोलिक आकृतियों को पीछे वाले हमारे जो सेकंड चैप्टर था उसके अंदर अच्छे से पढ़ा था, तो अब हमें ये पता चला कि भाई हिमालयन, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदी है, दूसरी प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी है जो पठार, जो हमने हमारा साउथ वाला पार्ट पढ़ा था, प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग, वहाँ इन सबको हम मैप में अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना। तो इन दो इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालयन नदियां कहलाएंगी, हिमालय की नदियां, और प्रायद्वीपीय पठारी एरिया से जो नदियां निकलती हैं उनको प्रायद्वीपीय नदियां कहेंगे। ठीक है। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है ना, उनमें डिफरेंस है। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां होती हैं, इनमें वर्ष भर पानी रहता है। चलो भाई एक बार हम इन सबको मैप में चलते हैं, मैप में समझते हैं अच्छे से। एक मिनट रुकिएगा, हम उन पर जाने से पहले आपको एक दो चीज़ें और बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ ये और समझ लेते, फिर हम नदी तंत्र पर ही चलेंगे या हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ेंगे। पर ये पॉइंट और आप समझ लीजिए जो इस मैप में ये यहाँ एक डायग्राम दिया है, इसके अंदर देखिए ये दिखाया गया है आपको। इसमें छोटे छोटे कई पॉइंट्स हैं, जैसे मध्य भाग, ऊपरी भाग, नदी का स्रोत, गोखुर झील, विसर्प, डेल्टा। मेन पॉइंट्स ये, इनको हम देखते हैं यहाँ। तो इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ से नदी का स्रोत है, इन्होंने देखा नदी का स्रोत यानी यहाँ से कोई भी रीजन से यहाँ से नदी निकल, जैसे ग्लेशियर है या बारिश हो रही है जिस रीजन से भी, अब ये नदी ऐसे आ रही है। ठीक है ना। तो ऊपरी भाग, ये स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है नदी की, ऊपरी भाग हो गया, फिर ये सेंटर का भाग हो जाएगा नदी का, और ये निचला भाग। नदी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब नदी यहाँ एक ऊंचा पहाड़ है, पर्वत है, इन पर्वतों से नदियाँ निकल रही है, तो ये नदी के स्रोत हो गए। तो ये क्या होगा, ऊंचा भाग होगा ना, पर्वतों से नदियाँ नीचे आ रही है तो ऊंचा भाग है। यहाँ से नदियाँ पहाड़ों को काटते गोर्ज बनाते हुए आ रही है, ये ऊपरी भाग में। फिर इस एरिया को बोल दिया गया है मध्य भाग, यानी बीच का भाग है, और नीचे निचला भाग। अब मध्य भाग से नदी आ रही है तो मध्य भाग में, ऊपरी भाग में यहाँ से सहायक नदियाँ इसमें और मिलती जा रही हैं। ठीक है। अब नदी आते आते देखिए ये एक मिनट, हाँ देखिए जैसे ये नदी आ रही है तो ये विसर्प बना रही है ना, ये होते हैं विसर्प। इनको क्या कहा गया है, विसर्प कहा गया है। सांप के, क्योंकि जो ऊपर से नदी आ रही है वो आती है प्रेशर में, तो वो इतने ज़्यादा विसर्प नहीं बनाती। पर जब नीचे आ जाती है, थोड़ा सा नीचे वाले एरिया पे आ जाती है जहाँ क्या होता है, ढाल कम होता है। ठीक है ना। एक तो इस पहाड़ से नदी आएगी तो सीधी आएगी। ठीक है। और एक मान लीजिए यहाँ
एक मिनट रुकिए आप। जैसे ये पहाड़ है, यहाँ से नदी, पहाड़ों से नदियाँ आ रही है, तो ये नदी आई एकदम प्रेशर से, और फिर यहाँ मिल गया नदी को फ्लैट एरिया, ज़्यादा ढाल नहीं है, कम ढाल है, तो यहाँ नदी क्या करेगी, आराम से बहेगी और ऐसे ऐसे विसर्प बनाते हुए बहेगी। तो वो ही बताया गया है कि ये जो भाग है ना, बीच का भाग आ गया, जो मध्य भाग है, इसमें क्या है, नदी को यहाँ ढाल कम है तो नदी आराम से बह रही है मोड़ बनाते हुए, तो इनको ही विसर्प कहा गया है। ठीक है, अब विसर्प आपको समझ आ गया, जैसे नदियाँ, और विसर्प कहाँ बनेंगे, जहाँ ढाल कम होगा, ज़्यादा ढाल होगा तो वहाँ नदी स्पीड से आएगी, वहाँ विसर्प नहीं बनाएगी, जहाँ ढाल कम होगा वहाँ नदी स्लो आराम से बहेगी और विसर्प बनाएगी, मोड़ बनाएगी। अब हम गोखुर झील को देखते हैं। गोखुर झील कैसे बनती है, जैसे कभी अभी तो हमने इसमें ये देखे नदी ऐसे बह रही है, जैसे शुरू में ये नदी यूं आके यूं यूं बह रही होगी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बह रही थी, पर जैसे साल 2 साल ऐसे बहती रही, अब ये इधर इसके रास्ता बना हुआ था नदी का, पर ज़्यादा बारिश होती है या कोई फ्लो होता है पानी का, तो फिर नदी क्या करती है, नदी बहते बहते अपना रास्ता इधर की बजाय ऐसे चेंज कर लेती है। इधर भी बह रही थी पर वो कट जाता है वो एरिया, क्योंकि वो नदी अभी पानी है, पानी को तो जहाँ भी थोड़ा सा झुकाव या गहराई दिखेगी वो तो अपना रास्ता बदल लेता है पानी, तो ऐसे इस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। और क्या हुआ फिर, उसने जो ये इस तरह से फिर ये जो एरिया बच गया ये पानी का, ये बन गई एक झील, इसको गोखुर झील कहा गया है। गोखुर का मतलब जैसे आप देखते हो बैल वगैरह गाय वगैरह के ऊपर जो उनका ऊपर का पार्ट या ऐसे उठा हुआ पार्ट नहीं होता गाय बैल के ऊपर ये वाला, तो ये ही इसी को गोखुर झील कहा गया है। ठीक है ना, गोखुर झील, इसी को इसी रीजन से इसको गोखुर झील बोला गया है। तो आपको गोखुर झील समझ आ गया होगा। फिर नदी, अब आगे चलते भाई, नदी जब लास्ट में जब उसका लास्ट आ जाता है, मतलब कि जब वो नदी किसी समुद्र में या किसी महासागर में कहीं भी मिलती है, जैसे गंगा नदी है बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो वो जब वहाँ आकर एक प्लेन एरिया पे ऐसे फैल जाती है तो ये क्या बनाती है, यहाँ डेल्टा बनाती है। ठीक है ना, तो ये नदी के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप यहाँ समझ ही गए होंगे कि नदी क्या है, ये नदी का स्रोत होता है, जहाँ से नदी पैदा होती है, उत्पन्न होती है, निकलती है, फिर उसके उसी को उपला भाग आ गया, ऊपर का भाग है, फिर मध्य भाग आ जाएगा, विसर्प क्या है, गोखुर झील क्या है, निचला भाग क्या, डेल्टा क्या, ये सब चीज़ें छोटे से उसमें बताई गई थी, मैंने आपको बता दी है। अब हम आगे चलते हैं, एक मिनट, हम वापस जहाँ से शुरू किया था हम वहीं चलते हैं। और ये होता है गॉर्ज, इसको भी मैं दिखा देती हूँ। जैसे नदियाँ पहाड़ों से ओरिजिन होगी चल रही है, तो ये क्या देखिए, ये नदी बह के जा रही है, तो पहाड़ों के बीच में से नदी, अगर पानी एक ही रास्ते से बहता रहेगा बहता रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल उसने पहाड़ काट दिया। जैसे ये पहाड़ी एरिया थोड़ा ऊंचा होगा पर इन दोनों से थोड़ा कम था, निचाई में था ना, तो नदी यहाँ से बह रही थी, पर धीरे धीरे उसने, जैसे स्पीड ज़्यादा होती है, ढाल से पानी ऊपर से आ रहा है, तो वो धीरे धीरे कटाव करती चली जाती है, और पानी और जो क्या है वो जो इसी को तो काट के अपने साथ लेके जाती है, इसी से तो मिट्टी गाद सिल्ट कंकड़ जो होता है सब वो अपने साथ लेके जा रही है ना। तो ऊपरी भाग से जब नदी का ढाल ज़्यादा होता है तो पहाड़ों को काट के या ढाल वाले क्षेत्र से या बीच में पहाड़ों के बीच में जो स्पेस होता है थोड़ा बहुत, वहाँ से निकलना शुरू करती है, और धीरे धीरे फिर वो अपना रास्ता चौड़ा करती चली जाती है, ऐसे फैलती चली जाती है, साइड से कटाव करती चली जाती है, इसी को गॉर्ज कहा गया है। ठीक है ना, ये गोर्ज बनाते हुए नीचे देखो, फिर और नीचे नीचे चली जाएगी। चलिए भाई, अब हम वापस अपने उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों पे, और इन पे आ गए हैं हम। अब देखिए, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ जी, मैं आपको मैप पे ले चलती हूँ एक बार। आप नहीं, मैप पे नहीं, पहले यहीं पढ़ लेते हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। ठीक है ना, 12मासी जो 12 महीने पानी से भरी रहती, बहती रहती है, उनमें हमेशा पानी रहता है, वर्ष भर पानी, क्योंकि महीने में, साल में कितने वर्ष होते हैं, सॉरी, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, और 12मासी इसलिए कहा गया है क्योंकि 12 महीने पानी उनमें रहता है, तो वर्ष भर पानी रहता है। क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम के द्वारा भी जल प्राप्त होता है। अब पर्वत, जैसे हमें पता है हिमालय पर्वत पर बर्फ जमा रहती है, क्योंकि ऊंचाई पर ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा ऊंचाई है वहाँ टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, और वो बर्फ जब गर्मी का मौसम आता है या भाई हमेशा धीरे धीरे पिघलती रहती है, थोड़ा थोड़ा, गर्मी में ज़्यादा पिघलती है, सर्दी में कम पिघलती है, तो जैसे जैसे पिघलती रहती है तो वो पानी क्या होता है, नदियों में आता रहता है। तो इसलिए हिमालय की नदियों की एक खासियत यह है कि वो 12मासी नदियां हैं। हिमालय की 2 मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज बनाया, जैसे मैंने आपको बताया था अभी नीचे कि नदियां पर्वतों को काट के गॉर्ज बनाती हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि नदियां जो है वो पर्वतों को काटकर गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज कहाँ बनेंगे, नदियों के ऊपरी भाग पर बनेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं नीचे बनाएंगी। नदियां गॉर्ज कहाँ बनाएंगी, ऊपरी भाग पर बनाएंगी।
ठीक है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग में ऊपरी भागों से तीव्र अपरदन, जैसे मैंने अभी आपको नीचे बताया था, उसमें थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वो स्पीड में आती है ऊपर से ऊपरी मार्ग से को, तो ऊपरी भाग के ऊपरी मार्गों से तीव्र अपर्दन करती है। तो अपर्दन कैसे, जैसे ऊपर से स्पीड में जाएंगे तो वो साथ में, जैसे ये गाद, ये इनको कटाव भी करेंगे, गोज बनाएंगे और जो काटेगी उसको साथ अपने साथ ले जाएंगे। तो अपर्दन क्या होता है, कटाव ही तो होता है। मिट्टी है या पहाड़ पत्थर, जिस चीज़ को भी वो रास्ते में आता है उसको धीरे 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 अपने साथ काट के ले जाती है। ऐसा नहीं है एक बार में काट ले जाएंगे, कंटिन्यू नदियाँ बह रही हैं, हजारों लाखों सालों से बह रही हैं, तो धीरे धीरे कटाव करती रहती है। जैसे हमने अभी इसमें सब देखा था भाई कैसे नदी का ओरिजिन होता है यहाँ से और कैसे वो आगे आगे जाते हैं, तो सारा प्रोसेस हम इसमें देख चुके हैं। अब देखिए बड़ी सहायक नदियाँ आकर फिर उसमें और भी सहायक नदियाँ आकर मिलती रहती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी के नदियों को ही नदी तंत्र कहा जाता है। अब एक नदी शुरू होती है और दूसरी नदी तक आती है तो उनको क्या कहा जाता है, सहायक नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए भैया इससे पहले हम आगे नदी, सिंधु नदी तंत्र या गंगा नदी तंत्र को पढ़े, उससे पहले हम थोड़ा सा अपने यहाँ हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ लेते हैं। भाई मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए थोड़ा छोटा कर रही हूँ। हाँ जी, अभी देखिए, अब हिमालय मतलब कि यहाँ जो हमारे हिमालय पर्वत है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उन्हें क्या कहा गया है, हिमालय की नदियाँ। ठीक है, और ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी एरिया है, यहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं इनको कहा जाएगा प्रायद्वीपीय नदियाँ। पहले डिफरेंस आपको समझ आ गया, तो अब हम इसको शुरू करते हैं अच्छे से। अब यहाँ देखिए, पहले हिमालय नदियों को देखिए, तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं यानी ये पहाड़ों से, तो इन पहाड़ों पर क्या होती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो ये यहाँ से जो नदियाँ आ रही हैं उनमें क्या होगा, हमेशा 12 महीने पानी आता रहेगा। ठीक है, वो नदियाँ क्या करेंगे, 12 मासी पानी की नदियाँ कहलाएंगी। ये नदियाँ ऊपर से आएंगी इसलिए गॉर्ज बनाएंगी। ठीक है, और फिर डेल्टा बनाएंगी। डेल्टा तो ये नदियाँ भी बनाती है, प्रायद्वीपीय नदियाँ भी, कुछ नदियों को छोड़कर प्रायद्वीपीय नदियाँ भी डेल्टा बनाती हैं। ठीक है ना, तो हिमालय की नदियाँ क्या है, 12 महीने पानी से भरी रहती है, ऊपर पहाड़ों से आती हैं, स्पीड में पर्वतों से निकलती हैं, तो क्या काट के उनको गोर्ज बनाती हैं, ज़्यादा अपरदन करती हैं और यहाँ फिर उपजाऊ, उस मिट्टी को जो ऊपर से काट के ला रही है उस मिट्टी को यहाँ बिछा देगी, तो यहाँ क्या करेगी, वो उपजाऊ मैदान बनाएगी। ये हिमालय की नदियों की खासियत हो गई। ठीक है ना, अब और प्रायद्वीपीय नदी क्या होती है, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो मौसमी होती हैं। मौसमी का मतलब होता है, अब यहाँ देखिए आप समझिए, ये प्रायद्वीपीय एरिया है हमारा। अब यहाँ इस प्रायद्वीपीय एरिया को आपने देख लिया, तो ये जो प्रायद्वीपीय एरिया है, यहाँ से जैसे नदी निकल रही है, गोदावरी निकल रही है, ठीक है, कृष्णा नदी निकल रही है, आपकी कावेरी नदी है, ठीक है, महानदी है, तो ये यहाँ से जहाँ से ओरिजिन हो रही है, जैसे नर्मदा नदी है, तापी नदी है, अब यहाँ से ये उत्पन्न हो रही है, जन्म ले रही है एक तरह से, यहाँ से शुरुआत है नदियों की, तो इनमें यहाँ से पानी कहाँ, इन नदियों को पानी कहाँ से मिल रहा है यहाँ, ये सोचिए आप। ये तुंगभद्रा नदी है, तो इनको पानी कहाँ से मिलेगा, यहाँ तो इतने ऊंचे पर्वत नहीं है कि उन पर बर्फ जम जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं कि यहाँ इनको क्या मिल जाए, बर्फ मिल जाए। तो ये क्या होता है, यहाँ जब बारिश होती है ना, तो बारिश की वजह से जब पानी आता है ना, वो ही पानी इन नदियों में बहता है, इसलिए थोड़ी छोटी कम पानी होता है, छिछली। ठीक है ना, इन नदियों की लंबाई कम, छिछली यानी कि कम गहरी होती है। ठीक है ना, और इनमें पानी कम होता है, और ये सिर्फ मौसमी नदियाँ हैं। क्या है ये, मौसमी नदियाँ हैं। मौसमी क्यों, क्योंकि सिर्फ बारिश के मौसम में ही 3, 4, 5 महीने जो होते हैं बारिश होती है, उसी में इनमें पानी आता है। जब यहाँ से मानसून आती है और जब वो यहाँ बारिश करती है, मानसून बारिश करती है, तो बारिश की वजह से जो पानी इकट्ठा होता है वो ही इन नदियों में आता है। ये समझ में आ गया, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि ये नदियाँ हिमालय की नदियों में क्या फ़र्क है और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या फ़र्क है। ये नदियाँ लंबाई में कम, छिछली, मौसमी होती हैं। ठीक है ना, और ये गोर्ज नहीं बनाती है ये नदियाँ, ये सिर्फ यहाँ आकर ये डेल्टा तो बनाती है ये नदियाँ, पर ये गोर्ज नहीं बनाती है। पर सभी नहीं, नर्मदा और तापी नदी है ये एस्चुरी बनाती है ये, और ये 2 नदियाँ ही हैं जो उल्टी डायरेक्शन में, बड़ी नदियों में छोटी छोटी और भी बहुत सी नदियाँ होंगी, पर जो 2 बड़ी नदियाँ हैं नर्मदा और तापी, आप एक मिनट यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 बड़ी नदियाँ हैं, नर्मदा यहाँ दिखा रखा आपको, और तापी, यही एक अपोजिट डायरेक्शन में बह रही हैं, यानी कि पश्चिम की तरफ बह रही। बाकी सभी नदियाँ यही आपकी पूर्व से, यानी कि इधर से पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिर रही हैं, और ये यहाँ एस्चुरी बना रही है, सीधा पहाड़ों से उतर के डाउन इसके अंदर जा रही हैं अरब सागर में। और गोदावरी है, ये देखिए शुरुआत तो इसकी पश्चिम से, कृष्णा है इसकी पश्चिम से है, ठीक है ना, कावेरी है पश्चिम से है,
आपकी ये सभी नदियाँ पश्चिम से निकलकर और कहाँ जा रही है, पूर्व की तरफ। ये ध्यान रखिएगा, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में मिल रही हैं और यहाँ ये डेल्टा भी बनाती हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये कावेरी नदी इनके यहाँ डेल्टा है, कहाँ यहाँ पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ क्या, बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती हैं। ये डिफरेंस आपको प्रायद्वीपीय नदियों का और आपकी हिमालय नदियों का समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये आगे हम जब इनको पढ़ेंगे ना, प्रायद्वीपीय नदियों को तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको मैंने सिर्फ इनका थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए समझाया है। चलिए भाई, अब हम वापस अपने चैप्टर पर वहीं चलते हैं जहाँ हम पढ़ रहे थे। तो हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र को, ठीक है ना। अब पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मैप पर अच्छे से बताऊंगी। तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में होता है। आपको पॉइंट्स नोट करने हैं, ध्यान रखना है कि मानसरोवर झील से कहाँ, तिब्बत में, तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अब पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। मैंने बताया था हिमालय की नदियाँ क्या बनाती है, गॉर्ज बनाती है। तो यहाँ बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है ये नदी, ठीक है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, किसकी, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जास्कर, नुब्रा, शोक, हुंजा। ये नदियां कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया में जो है ये नदियां आपकी सिंधु नदी में मिलती है। ये ऊपर वाले एरिया में मिलती है ये नदियां, इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो चलिए भाई, पहले हम इसको और पहले पढ़ लेते चलो। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। और इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती हुई अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। और सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत ही धीमा है। चलिए भाई, इन सब चीज़ों का अभी हमने जो पढ़ा है ना, आपके ऊपर से गया होगा। अब मैं इनको मैप से आपको बताती हूँ, वहाँ मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ देखते हैं भाई, हम जिस नदी तंत्र को पढ़ेंगे हम उसी को ध्यान से देखेंगे। तो भाई हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ सिंधु नदी तंत्र को पढ़ना है और सिंधु नदी तंत्र हमें यहाँ दिखेगा अच्छे से। अब आप यहाँ देखिए, ये मानसरोवर झील के पास, यानी कि यहाँ मानसरोवर झील, तिब्बत के निकट मानसरोवर झील के पास यहाँ ये नदी आपकी मतलब कि यहाँ से ये शुरू हो रही है आपकी नदी, ठीक है ना। ये जैसे ये जा रही सिंधु नदी। अब इन्होंने क्या कहा है, पहले इसको देखें। मानसरोवर झील तिब्बत के निकट पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी जम्मू कश्मीर में, अब पश्चिम की तरफ, यानी कि ये तो आपकी डायरेक्शन हो गई पूर्व और ये हो गई आपकी पश्चिम। तो आप देखिए, ये पश्चिम की तरफ बहती हुई, ठीक है। तो पश्चिम की तरफ बह रही है और ये लद्दाख में एंटर हो गई, लद्दाख में यहाँ एंटर हो रही है। और लद्दाख से एंटर होने के बाद एक बहुत सुंदर गॉर्ज का निर्माण करती है, यानी कि पहाड़ों से निकलते हुए गॉर्ज का निर्माण करती है। और इसकी बहुत सी सहायक नदियाँ, जैसे जास्कर, न्यूब्रा, शोक। अब ये आगे बढ़ रही है तो इसकी सहायक नदियाँ हैं यहाँ, ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर ही आ जाती है वो नदियाँ, जास्कर, न्यूब्रा, शोक। जास्कर जो है वो इधर, क्योंकि जास्कर श्रेणी क्या है, हमारे नीचे की तरफ है ना, हमारे इस इधर साउथ की तरफ आ जाती है। तो ये यहाँ ये इसकी सहायक नदियाँ जास्कर, न्यूब्रा, शोक, हुंज। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह की जो ये नदियाँ हैं ये कहाँ मिलती हैं, इसमें आपकी सिंधु नदी में, ये कश्मीर के अंदर मिलती हैं। ये जो और सहायक नदियाँ हैं ये कश्मीर में मिलती हैं। तो ये कौन सी नदियाँ हैं, जास्कर, न्यूब्रा, शोक, हुंजा। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। फिर सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए, अब बलूचिस्तान और गिलगित यानी कि ये जो एरिया है ना, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा है, पीओके हम जिसको बोलते हैं, ये वाला एरिया, ये क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो एरिया है, सॉरी हाँ जी, कश्मीर का जो एरिया, यहाँ गिलगित और बलूचिस्तान से होते हुए फिर ये पाकिस्तान में एंटर हो जाती है, ऐसे, है ना। ये पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गई। अब इस पाकिस्तान में इसमें फिर सहायक नदियाँ आ जाती है इसकी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ये ब्यास। ब्यास जो है वो सतलज में मिलती है और सतलज फिर जाकर आगे आपकी सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये सिंधु नदी तंत्र में इसकी सहायक नदियाँ, आप इनको ध्यान रखिएगा कि कौन सी नदी इसमें कहाँ मिल रही है। और फिर ये सभी नदियाँ जहाँ पाकिस्तान में इस पॉइंट पर मिल रही है ना, ये आपका है मिठानकोट। क्या है, मिठानकोट, इसको कहा गया है मिठानकोट। तो पाकिस्तान में जब ये झेलम, रावी, ब्यास, चेनाब, सतलज सब जब सिंधु नदी में मिलती है, वो कहाँ मिलती है, मिठानकोट में। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है, दक्षिण की तरफ, यानी कि देखिए दक्षिणी तरफ आ गई ना, और फिर ये यहाँ डेल्टा बनाती है कराची में, ठीक है ना। और फिर वहाँ से सिंधु क्या, कराची में पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है, पूर्व की ओर, यानी कि इधर, ऐसा नहीं यूँ चली जाएगी, नहीं, फिर वो क्या करेगी, इधर
पूर्व की तरफ ऐसे आगे डेल्टा बनाएगी और फिर ये क्या है आपके अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाएगी नीचे, ठीक है ना, यानी मिल जाएगी अरब सागर के अंदर। तो ये क्या था, सिंधु नदी तंत्र, यानी सिंधु नदी का पूरा तंत्र था, कौन कौन सी नदियाँ इसमें कैसे कहाँ मिल रही है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। मैदान का ढाल मतलब कि जैसे ये इस एरिया में आकर इसका ढाल क्या हो जाता है, बहुत धीमा हो जाता है, ठीक है ना। और जब ये धीमा होगा तो क्या करेगी, नदी विसर्प बनाएगी, आपको पता ही है। अब ये क्या करे, देखिए अभी हमने ये सब देख लिया सिंधु नदी के बारे में। अब देखिए सिंधु नदी का जो बहुत कम पार्ट है, यहाँ से जब शुरू हो रही है, देखिए यहाँ एंटर होकर लद्दाख में यहाँ तक, ठीक है ना। सिंधु नदी का बहुत कम पार्ट क्या है, इंडिया के अंदर है, सिर्फ 1/3 हिस्सा जो सिंधु नदी द्रोणी या सिंधु नदी तंत्र, अब नदी तंत्र कह लो या द्रोणी कह लो, ये जो सारा बना है ये सिंधु नदी द्रोणी है, ठीक है ना। ये जो सब क्या है, सिंधु नदी द्रोणी है, सिंधु नदी तंत्र है। तो सिंधु नदी द्रोणी या तंत्र का बहुत कम पार्ट यानी कि 1/3 1/3 हिस्सा हमारे पास है जम्मू कश्मीर में, भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर के भाग में है, ठीक है। और हिमाचल तथा पंजाब और शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। मतलब कि हमारे पास सिर्फ जम्मू कश्मीर में या हिमाचल थोड़ा बहुत पार्ट है, बाकी कहाँ है, सारा पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। अब ये एक बात और, इन्होंने ये तो द्रोणी की बात थी, अब ये नदी मैदान भी बनाएगी, भाई मैदानी एरिया भी तो बनाती है ना नदियाँ। तो सिंधु नदी ने जो ये मैदानी एरिया बनाया ना, ये थोड़ा सा पंजाब, सॉरी इसमें जम्मू कश्मीर में, फिर इसमें पंजाब और इस एरिया में आ जाता है। तो बहुत कम पार्ट यानी 1/3 पार्ट जो है सिंधु नदी तंत्र के मैदानी एरिया का, वो 1/3 हिस्सा इंडिया में है, बाकी सब पाकिस्तान में है। और सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर है, ठीक है ना। कितनी है, यहाँ से ये शुरू होती है ना और ये यहाँ से होके यहाँ तक पहुँचती है, तो कितनी है ये 2900 किलोमीटर है। पर इंडिया में इसको इंक्लूड नहीं माना जाएगा क्योंकि ये इंडिया में इसका बहुत कम पार्ट है, इसलिए इसे इंडिया की, भारत की लंबी नदियों में शामिल नहीं किया जाएगा। हाँ, विश्व की लंबी नदियों में से गिना जाता है, सबसे लंबी नदी में नहीं। और जो नदियाँ हैं विश्व में, जो लंबी लंबी नदियाँ हैं, उनमें से एक हमारी ये की जो सिंधु नदी है, इसको भी विश्व की लंबी नदियों में गिना जाता है, ठीक है ना। ये तो आपको उम्मीद करती हूँ कि सिंधु नदी तंत्र अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए भाई, अभी आगे चलते हैं वापस हमारे चैप्टर पर। हम कहाँ क्या पढ़ रहे थे, हाँ जी, एक मिनट, ज़्यादा नीचे आ गए, ऊपर वापस वहीं चलते हैं। यहाँ पढ़ रहे थे हम सिंधु नदी तंत्र को। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ देखिए पढ़ लिया कि सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब और शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर की लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक, यानी कि लंबी नदियों में एक है, उनमें शामिल होती है। यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ये आपको पता होगा। अभी डू यू नो के फैक्ट को पढ़ लेते। क्या आप जानते हैं कि सिंधु नदी का जो समझौता है, जल समझौता है, वो 1960 में हुआ था। और उसके अकॉर्डिंग भारत इस नदी का मतलब कि सारा जल यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि शुरुआत में तो ये भारत में एंटर होती है ना लद्दाख में, तो हम वहीं इसके सारे पानी को नहीं ले सकते हैं। हम सिर्फ इस नदी के 20% जल का उपयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी समझौता 1960 में हुआ था और उसका भारत कितना पानी यूज़ कर सकता है, 20% पानी यूज़ कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दक्षिण पश्चिम के कुछ भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। सिर्फ इस एरिया में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का कुछ पार्ट आता है जहाँ हम सिंधु नदी के जल से सिंचाई कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही एरिया है जिसमें हम सिंधु नदी का जल यूज़ करते हैं। 1960 में सिंधु नदी का जो जल समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, उसमें हम सिर्फ 20% पानी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको सिंधु नदी तंत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र को। ये आपकी हिमालय की नदियाँ हैं। तो गंगा नदी तंत्र, तो गंगा नदी मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसमें मिलती है। तो गंगा नदी जो है ना, वो गंगा नदी बनने से पहले दो नदियाँ, एक ये वाटर बॉडी मतलब कि एक नदी धारा ये आती है और एक धारा ये आती है, ये दोनों मिलती हैं और फिर एक धारा निकलती है, तब वो बनती है गंगा, ठीक है ना। उससे पहले क्या है, ये भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा, भाई मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप समझिएगा। तो ये दो एक उससे निकलती है, दोनों किससे, गंगोत्री से। गंगोत्री हिमानी से दोनों ही निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा अलग अलग बह के आती है और फिर ये दोनों कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं। ये देवप्रयाग, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये देवप्रयाग है, ये समझिए। देवप्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। यानी कि दो स्ट्रीम्स आती हैं, दो धाराएं आती है, एक का नाम है
भागीरथी, एक का नाम है एक का भागीरथी और एक का अलकनंदा, और कहाँ से, गंगोत्री हिमालय से। ये पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ से निकलती, गंगोत्री से निकलती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिल जाती हैं। जैसे यहाँ मिल गई एक स्ट्रीम, ये एक स्ट्रीम है, फिर ये बन जाती है आपकी गंगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जब हरिद्वार के पास का एरिया में आ जाती है ना जब वो, तो यानी कि उत्तर प्रदेश में जब हरिद्वार में आ जाती है तो वहाँ उसका वो पर्वतीय एरिया खत्म हो जाता है, वहाँ से फिर मैदानी एरिया शुरू हो जाता है। तो हरिद्वार के पास से जो गंगा नदी है वो पर्वतीय एरिया को छोड़कर मैदानी एरिया में एंटर कर जाती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमालय से निकलती है और यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। और घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। तो अब हम इस सारे मैटर को एक बार मैप में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ हम अब गंगा नदी तंत्र को हम पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए। अब देखिए आप, जो मैंने आपको बताया ना 2 स्ट्रीम आती है, तो देखिए एक स्ट्रीम ये और एक स्ट्रीम ये 2 यहाँ से निकल रही हैं, ये समझ लीजिए आप। ये गंगोत्री हिमानी है, यहाँ से निकली ये अलकनंदा, भागीरथी, और फिर मिलके बन गई ये गंगा। क्या बन गई, गंगा बन गई ना। यहाँ दोनों मिल रही है इस पॉइंट पर। ये आपका देवप्रयाग है, उत्तराखंड, यूके यानी उत्तराखंड के देवप्रयाग में ये दोनों अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा बन रही है। और फिर गंगा के साथ देखिए यहीं से इसके पैरेलल यानी इसके साथ साथ यमुना नदी बह रही है। और कहाँ, दक्षिण की तरफ, क्योंकि इसका उत्तर तो ये हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगी ना उत्तर की दिशा, तो और ये हो जाएगी दक्षिण, नीचे की तरफ दक्षिण हो जाएगा ना दक्षिण हो जाएगा। तो इसके पैरेलल यमुना नदी बह के आ रही है और इलाहाबाद के, ठीक है ना, इलाहाबाद में कहाँ इलाहाबाद में इसमें ये मिल जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। तो यमुना नदी क्या है, गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है और कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में। अब ये देखिए ये चंबल, ये एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी, ये चंबल नदी, ये बेतवा नदी, ये नदियाँ किस में मिल रही है, यमुना में। तो यमुना की सहायक हो जाएंगी चंबल और बेतवा, और यमुना में मिलने के बाद यमुना मिल जाएगी गंगा में, ठीक है। और ये सोन नदी, ये भी क्या है, गंगा में मिल रही है, तो गंगा की सहायक नदी है। और ये कहाँ से, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ठीक है ना। चंबल नदी, बेतवा नदी और ये सोन और केन जो है, सोन नदी ये क्या है आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठारी भाग आ गया, तो इस प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। और चंबल और बेतवा यमुना में मिलती है, और यमुना मिलती है आपकी गंगा में, और सोन कहाँ मिलती है, गंगा में। अब ये गंडक नदी, ये कोसी नदी और ये घाघरा नदी, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है भाई, कहाँ से उत्पन्न हो रही है, देखिए ये हो रही है आपके नेपाल हिमालय से, नेपाल हिमालय वाले पार्ट से, है ना। और ये भी आकर कहाँ मिलती है, गंगा नदी में। ये भी गंगा की सहायक नदी है, ये भी गंगा में मिल रही हैं। अब डिफरेंस ये है कि इनको दायां और बाएं साइड की नदियाँ बोलती हैं, दाहिने किनारे से मिलती हैं और वो बाएं किनारे से मिलती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे नदी, अब एक मिनट, हाँ जी, जैसे ये गंगा नदी बह के आ रही है, तो अब ये नदी इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो आपको ये समझना होगा कि नदी ऐसे जा रही है, तो ये नदी का दायां हो जाएगा और वो नदी का बायां हो जाएगा, बायां किनारा, यानी कि ये राइट और ये लेफ्ट। तो राइट बैंक से यानी कि राइट साइड से जो नदियाँ मिल रही हैं वो उसके दाहिना साइड से, यानी राइट साइड की नदियाँ ये हो जाएंगी चंबल, बेतवा, सोन, और जो लेफ्ट साइड की नदियां हैं वो हो जाएंगी गंडक, कोसी, घाघरा, ठीक है ना, गंडक, कोसी, घाघरा। और शारदा है ये घाघरा में मिलती है और घाघरा जाके फिर गंगा में मिलती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि राइट साइड वाली नदी भी, राइट साइड से जो सहायता करती हैं वो नदियाँ कौन सी हैं, सहायक नदियाँ कौन सी हैं, यानी दाहिने किनारा और बाहिना किनारा, ठीक है ना। तो दाहिने किनारे की नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी हैं, और बाहिने किनारे की नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी नदियाँ हैं। अच्छा जी, चलिए एक बार इसमें आगे जो दिया है चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं वो सब यही दिया हुआ है कि कौन सी नदी कहाँ से गंगा में मिल रही है। दायां और बायां आपको ये समझ में आ गया होगा कि दाहिना किनारा क्या है और बाहिना किनारा क्या है। हाँ जी। अभी एक बात और, ये जो यमुना नदी आती है ये भी काफ़ी मात्रा में पानी लाती है। ये घाघरा नदी, ये भी गंडक नदी है, ये भी क्योंकि हिमालय से आती रहती है और इन नदियों में भी हमेशा पानी रहता है और ये इसमें मिलाते रहते हैं। पर बेतवा है, चंबल है, सोन है, ये नदी क्या जब सिर्फ बारिश होती है ना तभी इनमें पानी आता है और वो पानी फिर इसमें छोड़ देती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे, अब आगे हम देखते हैं, एक मिनट में इसको थोड़ा बारीक कर लेती हूँ। आगे देखते हैं कि देखिए जब गंगा नदी यहाँ आके, जब ये सारी नदियाँ मिल जाती है गंगा नदी में,
यहाँ सारी नदी आके मिल जाती है गंगा नदी में, सहायक नदी, और यहाँ तक गंगा नदी ने अपना सफ़र तय कर लिया। अब आगे आ जाता है बांग्लादेश। अब हमारी ये गंगा नदी है, ये बांग्लादेश में एंटर करती है, और बांग्लादेश में एंटर करती है तो यहाँ क्या है, पश्चिम बंगाल जो हमारा है उसमें फरक्का बांध, फरक्का बैराज जिसको बोला है, फरक्का बांध है यहाँ। वहाँ से भाई पानी को मोड़ दिया गया है। गंगा नदी जा तो रही है बांग्लादेश में, पर उसमें से एक धारा निकल गई, एक स्ट्रीम निकल के इधर आती है, जिसको भागीरथी हुगली कहा जाता है, ठीक है ना, भागीरथी हुगली, जो आपके पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया, भागीरथी हुगली कहा गया, आपके पश्चिम बंगाल में बहती है, और बाकी ये यहाँ बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। और बांग्लादेश में भी ये जब एंटर करती है ना, तो आप एक मिनट यहाँ देखिएगा, बांग्लादेश में जब ये एंटर करके यहाँ आती है तो इसमें एक ये नदी और आ रही है, देखिए ये नदी आके मिल रही है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में एंटर करती है। और ये बांग्लादेश में जब ये दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं, यहाँ इनको कहा जाता है मेघना। क्या कहा जाता है, मेघना। और इंडिया के इस बॉर्डर से और बांग्लादेश में यहाँ जब ब्रह्मपुत्र में मिलती है, इसके बीच में इसको कहा जाता है पद्मा। यहाँ कहा जाता है, इस एरिया में इसको पद्मा कहा जाएगा। ये जो ब्लू कलर का एरिया मैंने दिखाया, यहाँ इतने दूर तक तो इस नदी का नाम पद्मा रखा गया है। और जैसे ही वो ब्रह्मपुत्र में मिलके आगे बहेगी ना, इस स्ट्रीम को जब ये डेल्टा बनाएगी, इस स्ट्रीम को आगे क्या कहा गया है, मेघना कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए भाई आगे हम वापस अपने वही चैप्टर में चलते हैं और पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तो ये समझ आ गया होगा कौन सी नदी कहाँ। तो यही चीज़ हम पढ़ रहे थे कि घाघरा, गंडक तथा कोसी नदी क्या है, आपके नेपाल हिमालय से निकलती हैं। अभी आगे चलते हैं। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, हमने जैसे पढ़ा, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और एक ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। और अंतिम चरण में जब ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। तो जब ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिल जाती है तब उनको मेघना कहा जाता है। पर ये ध्यान रखिएगा, जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में जाने के बाद उसका नाम बदलकर पद्मा कर दिया जाता है, और पद्मा के बाद वो मेघना बनती है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने अभी पीछे देखा था मैप में, या आपकी बुक में नहीं दिया गया है, मैं आपको अलग से बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैंने बता दिया। जैसे नदी यहाँ ख़त्म हुआ हमारा इंडिया और ये बांग्लादेश में एंटर हुई, तो यहाँ है ये पद्मा, ठीक है। और जब ये ब्रह्मपुत्र इसमें यहाँ आके मिली ना, इस पॉइंट के बाद बनेगी मेघना, तो यहाँ बनेगी ये मेघना, ठीक है। और इससे पहले बनेगी ये पद्मा, यहाँ है ये पद्मा, ठीक है। और यहाँ जब फरक्का बैराज से ये एंटर होती है तो यहाँ इसकी एक स्ट्रीम निकलती है, इसे ही भागीरथी हुगली कहते हैं, जो आपके पश्चिम बंगाल में है। चलिए अब वापस चलते हैं भाई हमारे चैप्टर। अब देखिए फिर क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो एक वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इन नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा क्या कहलाएगा, जब ये नदी डेल्टा बनाती है तो ये क्या कहलाएगा, सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी मेघना नदी बनाती है। सुंदरवन डेल्टा वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप यानी सुंदरी नाम के पेड़ पौधे हैं, वहाँ पेड़ हैं, उन पेड़ों के नाम पर इसे सुंदरवन डेल्टा कहा गया है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से विकसित होने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। तो ये सुंदरवन डेल्टा की खासियत है कि यहाँ क्या मिलते हैं आपको, बंगाल टाइगर भी मिलते हैं, और यहाँ सुंदरी वन है, इसलिए ही इन्हें सुंदरवन डेल्टा कहा गया है। अब एक ये और पढ़ लेते नमामि गंगे के बारे में। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य है, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए नमामि गंगे गंगा नदी के लिए बनाया गया है। अब क्या है, गंगा नदी का जो प्रदूषण हो रहा है ना उसको, यानी गंगा नदी को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, एक तो प्रदूषण कम हो, ठीक है ना, और दूसरा उसका अच्छे से मतलब कि पानी को यूटिलाइज किया जा सके या बस नदी को बचा के रखा जा सके। और गंगा नदी जो है वो है क्या है, हमारी राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदी है, ठीक है ना। और एक राष्ट्रीय जो गंगा नदी में जो डॉल्फिन मिलती है उसको ही राष्ट्रीय बल्कि राष्ट्रीय घोषित किया गया है, राष्ट्रीय डॉल्फिन, ठीक है ना। तो चलिए भाई अब यहाँ देखते हैं, गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, ठीक है। गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। एक मिनट आप ये चीज़ और देखिए ये है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम, जो हमने बताया था जहाँ से गंगा नदी शुरू होती है। तो ये इधर से स्ट्रीम आ रही है और एक इधर से ये आ रही है।
तो ये क्या है, देवप्रयाग। देवप्रयाग में इस एरिया का नाम है, उत्तराखंड के अंदर है ये। और यहाँ पर क्या है आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जब आगे ये एक स्ट्रीम आगे बन के जा रही है, ये बह रही आगे, तो ये हो जाएगी आपकी गंगा। उससे पहले क्या थी ये, भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा ये अलकनंदा, ये भागीरथी, और इन दोनों को मिलकर हो गई ये गंगा। क्या बन गई, गंगा। ठीक है ना। तो चलिए भाई आगे चलते हैं अब। गंगा की लंबाई कितनी, 2500 किलोमीटर। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु की कितनी लंबाई थी, 2900 किलोमीटर। पर वो इंडिया के अंदर उसका 1/3 पार्ट है, इसलिए वो इंडिया की लंबी नदियों में इंक्लूड नहीं होगी, इसलिए गंगा क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है। अब आ जाता अंबाला नगर सिंधु नदी गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। यानी कि अंबाला नगर जो सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक, जो हमने पहले पढ़ा था भी जल विभाजक क्या होते हैं। ठीक है ना, उसको अभी मैं बताऊंगी आपको पीछे जाके। अंबाला में सुंदरवन तक के मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर, यानी अंबाला से लेकर सुंदरवन डेल्टा तक जब गंगा नदी आती है उस मैदान की लंबाई कितनी, 1800 किलोमीटर है। परंतु इसमें ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है, पर 1800 किलोमीटर की दूरी में ढाल बहुत कम है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर 1 मीटर का ढाल है, इसलिए नदी अनेक बड़े बड़े विसर्प बनाती है। तो ये बात आप यहाँ समझिएगा। देखिए जैसे कि अभी ये बताया, जैसे ये वाटर डिवाइडर लगा लीजिए, ये अंबाला नगर है, और अंबाला नगर से जो ये नदी बह के आ रही है हमारी गंगा, यहाँ तक क्या है 1800 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और अंबाला से ढाल खत्म हो गया है। पहले क्या थी, अब पहाड़ों से नदियाँ निकल रही थी, तो नदी एकदम स्पीड से आई थी ऊपर से, नदी एकदम ऊपर से स्पीड से। पर यहाँ ढाल कम है तो नदी फ्लैट बह रही है, तो यहाँ फिर नदी क्या है, विसर्प बनाएगी बहुत ज़्यादा। जब ढाल कम होगा तो नदी क्या है, अपनी मनमानी ढंग से चलेगी। ऊपर से आएगी तो स्पीड में आएगी, तो यहाँ विसर्प नहीं बनाएगी, गॉर्ज बनाएगी, पहाड़ों को काटते हुए आएगी। और आगे क्या है, नदी जब ढाल कम होगा तो वहाँ विसर्प बनाएगी। तो ढाल कितना कम है, अब आप ये चीज़ें नोट कर लीजिए। ढाल कितना है, 6 किलोमीटर पर 1 मीटर का ढाल है। और अंबाला से सुंदरबन डेल्टा के बीच की दूरी कितनी है, 1800 किलोमीटर है। तो सुंदरबन डेल्टा और जो अंबाला और सुंदरबन डेल्टा उसके बीच में जो गिरावट है यानी ढाल है वो कितना है, 300 मीटर है टोटल, और 6 किलोमीटर पर 1 मीटर बनता है, इसलिए नदी क्या है, विसर्प बनाती है। अभी मैं आपको एक बार अंबाला डिवाइडर यानी अंबाला जल विभाजक उसको और दिखा देती हूँ। अब यहाँ देखिए ये तो गई आपकी सिंधु नदी, और ये आ गई आपकी गंगा नदी। ठीक है ना, सॉरी एक मिनट, ये आ गई आपकी, हाँ यहाँ से ये गंगा नदी। तो डिवाइडर कहाँ होगा, बीच में ही तो होगा ना, दो नदियों के बीच में जल विभाजक। तो यहाँ आप ये समझ लीजिए, ये जो एरिया आ जाता है जिसको अंबाला जल विभाजक बोला गया, तो ये यहाँ है हरियाणा में। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो सिंधु नदी की नदियाँ हैं, जो सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियाँ, इनको इन्होंने अलग कर दिया, और गंगा नदी तंत्र की जो नदियाँ उनको अलग कर दिया, है ना। वरना ओरिजिनेट तो यही पहाड़ों से हो रहा है। अब ये इसने अलग क्यों किया, क्योंकि ये जो एरिया यहाँ क्या होंगे, पहाड़ होंगे या ऊंचा उठा हुआ एरिया होगा। ये एरिया ऊंचा है, इसलिए यहाँ से नदी का पानी, इसकी सहायक नदियों का पानी, भाई वो तो चलो ज़्यादा दूर से सिंधु नदी तो, पर इसकी जो सहायक नदियाँ जो और तंत्र है, ये नदियाँ इधर भी आ सकती थी ऐसे, पर इधर नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ जो बीच में है ना, ये जल विभाजक यानी कि डिवाइडर है, और इसकी वजह से ये नदियाँ फिर अपना वहीं से निकल गई ऐसे, और सिंधु नदी में मिल गई। और ये नदियाँ जो है यमुना गंगा, ये नदियाँ फिर इस वजह से उधर नहीं जा सकी, क्योंकि यहाँ उठा हुआ भाग है, तो ये इधर आ गई। तो यही अंबाला जल विभाजक बताया गया है, जो आपके हरियाणा में आता है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी जो आपका चैप्टर बचता है इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।